जैसा कि हम आजकल YouTube लाइव स्ट्रीम पे स्ट्रीमर्स को बोलते हुए सुनते हैं कि हम किसी और चैनल के कंटेंट को प्ले नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो अब आप इस कॉपीराइट स्ट्राइक से क्या समझते हैं? किसी भी ऑथर का या क्रिएटर का उसकी क्रिएशन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। अगर उसकी परमिशन के बिना उसके कंटेंट को यूज किया जाता है तो वो कॉपीराइट का वायलेशन होता है। तो आज हम इन्हीं कॉपीराइट के लीगल प्रोविजन के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा और एस्पिरेंट्स तक पहुंच पाए। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुसियास्ट और टेक्नो लीगल एडवाइजर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉपीराइट एक्ट 1957 होता क्या है। द कॉपीराइट एक्ट 1957 गवर्न्स कॉपीराइट लॉ इन इंडिया with its primary objectives being to protect the creative rights of individual and encourage the free development of ideas and knowledge. India's copyright history has roots in the colonial era under British rule, leading to the enactment of the Indian Copyright Act 1957. This act has undergone several amendments in 1983, 1984, 1992, 1994 and 1999, with the most recent being the Copyright Amendment Act in 2012. The Indian Copyright Act, along with the Indian Copyright Rules of 1958, lays the foundation of copyright regulation in the country. In essence, copyright law ensures that creators have ownership and control over their creation, allowing them to decide how their work is used and shared. इसका मतलब क्या है कि कॉपीराइट एक्ट किस चीज को गवर्न करता है? हमारे कॉपीराइट लॉज जो इंडिया में है उनको गवर्न करता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है? जो भी क्रिएटिव चीजें कोई प्रोड्यूस करता है तो उसके क्रिएटिव राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो भी ओनर है उसने जो चीज क्रिएट की है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट की हिस्ट्री कॉलोनियल एरा, जब ब्रिटिश रूल था तब से चली आ रही है। अभी जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1957 आया तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए। 1983 में एक अमेंडमेंट आया, 1984 में आया, 1992 में आया, 1994 में आया, 1999 में आया और एक रीसेंट अमेंडमेंट 2012 में आया है। इसका मेन एसेंस क्या है कि क्रिएटर की ओनरशिप और उसको क्रिएशन जो है उस पर कंट्रोल रखना कि कौन उसको यूज कर सकता है वो क्रिएटर डिसाइड करेगा। कितने टर्म के लिए यूज कर सकता है, कितनी हद तक उसे यूज कर सकता है, वो सब क्रिएटर के ऊपर है। कितना उसको दूसरे व्यक्ति को यूज करने देना है या नहीं करने देना है वो क्रिएटर डिसाइड करेगा। ये सारी चीजें कॉपीराइट एक्ट 1957 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट, आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉपीराइट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉपीराइट, नेचर ऑफ कॉपीराइट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉपीराइट एक्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, राइट्स क्या क्या है, ऑथरशिप एंड ओनरशिप क्या हो सकती है, असाइनमेंट क्या है और लैंडमार्क केस लॉज भी देखेंगे हम। तो शुरुआत हम करते हैं व्हाट इज कॉपीराइट से। और टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कॉपीराइट क्या है? एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है जो कि कॉपीराइट होता है। ओरिजिनल वर्क इन लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, फिल्म एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग। कॉपीराइट किस किस पर मिल सकता है? ओरिजिनल वर्क, लिटरेचर का ओरिजिनल वर्क पे, ड्रामा के ओरिजिनल वर्क पे, म्यूजिक के ओरिजिनल वर्क पे, आर्ट के ओरिजिनल वर्क पे, फिल्म और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के ओरिजिनल वर्क पर कॉपीराइट मिल सकता है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ आइडिया, नॉट द आइडिया देमसेल्फ। क्या कहता है कि अगर कोई आइडिया आता है तो उस पर कॉपीराइट नहीं होता है, आपको आइडिया का मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको उस आइडिया को पूरा करना होगा तब उस पर कॉपीराइट लागू होगा। केवल आइडिया आने पर कॉपीराइट नहीं लागू होता है। सेक्शन 14 एक्सक्लूसिव राइट्स इंक्लूडिंग अडेप्टेशन,
रिप्रोडक्शन, पब्लिकेशन, ट्रांसलेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। सेक्शन 14 क्या कहता है? वो एक्सक्लूसिव राइट्स देता है अडेप्टेशन करने के, रिप्रोडक्शन करने के, पब्लिकेशन करने के, ट्रांसलेशन के, पब्लिक कम्युनिकेशन करने के। ये सारे राइट्स किस में दिए हुए हैं? सेक्शन 14 में, कि आप एक्सक्लूसिव राइट मिले हैं कि आप उस क्रिएशन को अडेप्ट कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कहीं पब्लिश करवा सकते हो, उस क्रिएशन को आप ट्रांसलेट करा सकते हो, पब्लिक कम्युनिकेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ग्रांट राइट्स, क्या कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराने से ही क्रिएशन के राइट्स मिलते हैं? तो इसका जवाब है नो, इट्स ओनली रिकॉर्ड द वर्क इन द कॉपीराइट रजिस्टर विदाउट ग्रांटिंग राइट। क्या होता है कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराने से? केवल रजिस्ट्रार के रजिस्टर में आपका क्रिएशन रिकॉर्ड हो जाता है, बस कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन से इतना ही होता है। बाकी आपको राइट, कॉपीराइट जो राइट है वो आप जब भी आपका क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा तब से आपका क्रिएशन का राइट शुरू हो जाता है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है कॉपीराइट एक्ट के? इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1847 ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया पर रूल कर रही थी तब भी कॉपीराइट एक्ट था। क्या नाम था उसका? इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1847। फिर द कॉपीराइट एक्ट 1911 विच अप्लाइड टू ऑल ब्रिटिश कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया। फिर 1911 में कॉपीराइट एक्ट आया नया, और वो ब्रिटिश कॉलोनीज जितनी भी थी इंडिया को मिला के उन सभी में सेम रूल, सेम एक्ट लागू हुआ। क्या नाम था उसका? कॉपीराइट एक्ट 1911। इन 1914 एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द 1911 एक्ट। फिर 1911 एक्ट का मॉडिफिकेशन किया गया कब? 1914 में। At last in 1957 with the Copyright Act 1957 after gaining sovereignty। फिर इंडिया ने जब सोवरेंटी गेन की तो 1957 में कॉपीराइट एक्ट 1957 लागू हुआ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉपीराइट एक्ट के। प्राइमरी गोल ऑफ कॉपीराइट लॉ, प्राइमरी गोल क्या है कॉपीराइट लॉ का? टू एडवांस साइंस एंड यूजफुल आर्ट। क्या करना है? हमारे जो साइंस है उनको एडवांस करना है और आर्ट को यूजफुल बनवाना है। टू कंपनसेट ऑथर्स फॉर देयर लेबर। क्या करता है? एक ऑथर की जो कंपनसेट करता है, जितना भी टाइम मेहनत उसकी लगी है ऑथर की, उसको कंपनसेट करता है। ये है प्राइमरी गोल। कॉपीराइट अचीव दीज गोल। क्या अचीव करता है गोल? इट गारंटीज ऑथर द राइट टू देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्या करता है वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है ऑथर का, उसकी राइट गारंटी करता है। इट अलाउज अदर्स टू बिल्ड अपॉन एंड एक्सपांड नॉलेज प्रेजेंटेड इन वर्क। जो भी क्रिएटर का वर्क है उसमें वो नॉलेज एक्सपांड करने और उस वर्क को प्रेजेंट करने के लिए अलाउ करता है दूसरे व्यक्तियों को। अब टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉपीराइट लॉ क्या हैं? प्रोटेक्टिंग द ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटीज। क्या है? ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटीज को प्रोटेक्ट करता है। अलाउइंग अदर्स टू फ्रीली एक्सपांड अपॉन एंड यूज कॉपीराइटेड कंटेंट। जो भी कंटेंट ऑथर ने क्रिएट किया है उसको एक्सपांड करने के लिए फ्रीली यूज करने की परमिशन देता है और कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज करने की परमिशन देता है अगर ओनर ग्रांट करे तो। इट आउटलाइंस परमिसेबल यूज एंड एम्स टू बैलेंस कॉपीराइट ओनर्स राइट विथ सोसाइटल वेलफेयर। ओके, कुछ केसेस में क्रिएशन को फ्री यूज करने का प्रोवाइड किया जाता है ताकि कॉपीराइट ओनर के राइट्स भी मेंटेन रह जाए और सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए उस क्रिएशन से। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में। इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ वर्क। इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है इनटेंजिबल, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्क, वो क्या होता है? क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ वर्क पे बेस्ड होता है। द टू ऑप्शन ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ कॉपीराइट प्रॉपर्टी।
दो तरह के ऑप्शन है ओनर के पास अपने कॉपीराइट प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के, या तो आउटराइट सेल कर दे, मतलब असाइनमेंट्स ऑफ राइट कर दे, या लाइसेंस पूरा दे दे। आउटराइट सेल और लाइसेंस के बारे में हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेचर क्या है? अ कलेक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट इंक्लूडिंग नेगेटिव राइट्स। क्या होता है? ओनर के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी परमिशन के बिना उसके क्रिएशन को यूज नहीं कर सकता है। ये सारे एक्सक्लूसिव राइट होते हैं ओनर के पास। टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉपिंग और कैरिंग आउट सर्टेन एक्शंस अलाउड ओनली टू दी कॉपीराइट ओनर। ओनर ही डिसाइड करेगा कि कौन उस क्रिएशन को यूज कर सकता है, कैरी कर सकता है, किस एक्सटेंट तक उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब हम देखते हैं सेलिएंट फीचर्स क्या है कॉपीराइट एक्ट के। सबसे पहले स्कोप ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, कहां तक कॉपीराइट का स्कोप डिफाइंड है। टाइप्स ऑफ वर्क आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। किस किस वर्क के लिए कॉपीराइट मिल सकता है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 13 में। और लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, थिएट्रिकल वर्क, क्रिएटिव वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग और सिनेमेटोग्राफी फिल्म, इन सभी पर कॉपीराइट एक्ट लागू होता है, मतलब इन सभी पर कॉपीराइट हमें मिल सकता है। इन सभी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक सब्जेक्ट मैटर में कवर होंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन टू असर्ट द ओनरशिप। ओरिजिनल ओनर ऑफ कॉपीराइट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। क्या है? ओरिजिनल ओनर ऑफ कॉपीराइट कौन होता है? सेक्शन 17 के में डिफाइन है द क्रिएटर ऑफ द वर्क। जो भी क्रिएटर है वो ओरिजिनल ओनर होगा कॉपीराइट का। ओके, इसके एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस टू दिस रूल: when an employee creates work as part of their employment duties, the employer owns the copyright। अब कोई एम्प्लॉयर है जिसने अपने एम्प्लॉय को कुछ चीज क्रिएट करने या कुछ चीज बनाने बोला, तो उस पर एम्प्लॉय का कॉपीराइट नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने ड्यूटी में उस चीज को क्रिएट किया है। तो कॉपीराइट किसका होगा? एम्प्लॉयर का कॉपीराइट होगा। जो भी चीज एम्प्लॉय क्रिएट करेगा उसकी जॉब की ड्यूरेशन में, तो उस पर कॉपीराइट किसका होगा? एम्प्लॉयर का होगा। अब हम बात करते हैं सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज की। सेक्शन 55 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 स्पेसिफाइज सिविल रेमेडीज फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सेक्शन 55 ऑफ कॉपीराइट एक्ट में सिविल रेमेडीज दी गई है अगर किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। क्या उसको रेस्टिट्यूशन के लिए बोल सकते हैं, इंजंक्शन के लिए बोल सकते हैं, अकाउंट इंटरप्रिटेशन के लिए बोल सकते हैं, डिलीट करने के लिए बोल सकते हैं, जो कि उसने कॉपीज बांट दी है उसको हटाने के लिए बोल सकते हैं, या कन्वर्जन डैमेजेस के लिए बोल सकते हैं। सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 स्पेसिफाइज क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सेक्शन 63 में क्या है? क्रिमिनल पेनल्टीज बताई गई है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की। क्या है? शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 3 years। क्या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, लेकिन उसको एक्सटेंड 3 साल तक के लिए किया जा सकता है। एंड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज। क्या फाइन कितना है? 50,000 रुपए तो मिनिमम होगा ही, और उसको 2 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये थी सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज। अब हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉपीराइट बोर्ड्स एंड ऑफिस की। द पर्पज ऑफ कॉपीराइट बोर्ड इज टू असिस्ट इन रिजॉल्विंग कॉपीराइट रिलेटेड इशू। अब कॉपीराइट बोर्ड का क्या पर्पज होता है? उसका पर्पज होता है जितने भी कॉपीराइट से रिलेटेड इश्यूज आएंगे उनको रिजॉल्व करने का। अब क्वेश्चन क्या है? जुरिस्डिक्शन ओवर द कॉपीराइट ऑफिस। कॉपीराइट ऑफिस के ऊपर किसका जुरिस्डिक्शन होगा? द रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट। जो भी रजिस्ट्रार होगा उस एरिया का, उसका जुरिस्डिक्शन होगा उस एरिया के कॉपीराइट ऑफिस के ऊपर।
Under Section 9 of the Copyright Act 1957, the establishment of the Copyright Office is provided. सेक्शन 9 में क्या है? सेक्शन 9 ऑफ कॉपीराइट में कॉपीराइट ऑफिस के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है. सेक्शन 11 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 हैज बीन कॉपीराइट बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट. सेक्शन 11 ऑफ कॉपीराइट एक्ट में कॉपीराइट बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है. अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में. सेक्शन 2 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ वर्क्स कवर्ड अंडर कॉपीराइट. जितने भी वर्क्स कवर होंगे कॉपीराइट के अंदर, उन सब की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 में. ये तो हम सारे ही एक्ट में देखते हैं, लगभग सभी एक्ट में सेक्शन 2 में जितनी भी टर्म्स उस एक्ट में यूज हुई है, उन सब की डेफिनेशन कहाँ लिखी होती है? सेक्शन 2 में. वैसा ही सेम कॉपीराइट एक्ट में भी है. सेक्शन 2 में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो भी वर्क कवर होंगे कॉपीराइट के अंडर. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957. जितने भी सब्जेक्ट मैटर जिन पर कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकता है, उन सब को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 13 क्लॉज 1 ऑफ कॉपीराइट एक्ट के अंडर. टाइप्स ऑफ वर्क आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एज पर सेक्शन 13 क्लॉज 1. क्या क्या है? टाइप्स क्या क्या है? सेक्शन 13 क्लॉज 1 में दिए गए हैं, जो ओरिजिनल आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, ड्रामेटिक एंड लिटरेरी वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स, इन सभी पर कॉपीराइट मिल सकता है. सेक्शन 13 क्लॉज 2 डील्स विद पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क ऑफ आर्किटेक्चर. सेक्शन 13 क्लॉज 2 किस पे बात करता है? पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क जो भी आर्किटेक्चर का होगा उसके बारे में डील करता है. इट सेट्स क्राइटेरिया फॉर वर्क टू बी प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन द ऑथर, सिटीजनशिप एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन. ये क्राइटेरिया सेट करता है उसके वर्क का किस हिसाब से प्रोटेक्शन मिलेगी. ऑथर के सिटीजनशिप पे अगर इंडिया के बाहर पब्लिश हो रहा है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इंडिया के अंदर पब्लिश हो रहा है तो उसके क्या क्राइटेरिया हैं, ये सारी चीजें कहाँ? सेक्शन 13 क्लॉज 2 में डिफाइन है. अब हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ना. ऑल सब्जेक्ट मैटर्स प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट आर कॉल्ड वर्क्स. जो भी सब्जेक्ट मैटर कॉपीराइट में प्रोटेक्ट है उन सबको वर्क्स के नाम से डिफाइन किया गया है. Thus, according to section 13 of the Copyright Act, it may be subjected for the following works. सेक्शन 13 में सब्जेक्ट मैटर डिफाइन है. सेक्शन 13 क्लॉज 1 में डिफाइन है. स्पेसिफिकली कहें तो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क पर कॉपीराइट मिल सकता है, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क पर मिल सकता है, ओरिजिनल म्यूजिक वर्क पर मिल सकता है, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क पर मिल सकता है, सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स पर मिल सकता है और साउंड रिकॉर्डिंग्स पर भी मिल सकता है. अब इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिनल लिटरेरी वर्क क्या है. डेफिनेशन ऑफ लिटरेरी वर्क इन कॉपीराइट लॉ. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड. ये एक ह्यूमन माइंड का प्रोडक्ट है. केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड क्रिएटेड थ्रू सब्सटेंशियल इंडिपेंडेंट स्किल. ये केपेबल होता है एक्सप्रेस करने में राइटिंग के थ्रू. इससे अपनी इंडिपेंडेंट स्किल से क्रिएट किया जा सकता है. उसमें क्रिएटिव लेबर हो सकती है या जजमेंट भी हो सकता है. इट इंक्लूड्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टेबल्स एंड कंपाइलेशन लाइक कंप्यूटर डेटाबेस. इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी लिटरेरी वर्क में आएगी. जो कि हम टेबल्स क्रिएट करते हैं वो भी लिटरेरी वर्क में आएंगे. कुछ कंपाइलेशन हो सकते हैं कंप्यूटर डेटाबेस जैसे, वो भी सब लिटरेरी वर्क के अंडर कवर होंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क. कॉपीराइट एक्ट 1957 considers a dramatic work. It includes pieces of recitation, choreographic work or entertainment in dumb shows as well as scenic arrangement or acting form fixed in writing. इसका मतलब क्या होता है कि इट इंक्लूड पीसेस ऑफ रिसाइटेशन, मतलब जैसे कोई कविता बोलता है या कोई कहानी सुनाता है स्टेज पे आके या कहीं भी पब्लिकली, या उसकी लिखी भी होती है तो वो ड्रामेटिक वर्क में कवर होती है.
कोरियोग्राफिक वर्क, जैसे कोई कोरियोग्राफर डांस सिखाता है या एक्टिंग सिखाता है, वो सब ड्रामेटिक वर्क में आएंगे। एंटरटेनमेंट इन डम शोज, जैसे आपने मिस्टर बीन वाला प्रोग्राम देखा होगा, वो एक एंटरटेनमेंट शो है, उस पर ड्रामेटिक वर्क का कॉपीराइट लागू होगा। एज वेल एज सीनिक अरेंजमेंट और एक्टिंग फॉर्म फिक्स्ड इन राइटिंग। अगर किसी पिक्चर में एक सीनिक अरेंजमेंट करते हैं, मतलब एक कुछ सीन क्रिएट करते हैं, उसमें एक्टिंग करते हैं, वो सारी ड्रामेटिक वर्क में कवर होगी। सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स आर नॉट कंसिडर्ड ड्रामेटिक वर्क अंडर दिस डेफिनेशन। सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स ड्रामेटिक वर्क में कवर नहीं होती है, इसके लिए अलग डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल म्यूजिक वर्क के बारे में। इट रेफर्स टू एनी वर्क कंसिस्टिंग ऑफ म्यूजिक एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी ग्राफिकल नोटेशन ऑफ सच वर्क। इसमें किसी भी तरीके का म्यूजिक हो सकता है या ग्राफिकल नोटेशन हो सकता है, वो सब म्यूजिकल वर्क में कवर होगा। द डेफिनेशन एक्सक्लूड वर्ड्स और एक्शन इंटेंड टू बी संग, स्पोकन और परफॉर्म विद द म्यूजिक। इसमें किस चीज को एक्सक्लूड किया गया है? वर्ड्स को, एक्शन जो कि गाने हो, जो स्पोक बोला गया हो या परफॉर्म किया गया हो म्यूजिक में, उन सबको म्यूजिकल वर्क में हम नहीं ले सकते हैं। इसमें केवल म्यूजिक ही इंक्लूड होगा या ग्राफिकल नोटेशन ही इंक्लूड होगा। इट मस्ट बी ओरिजिनल टू बी एलिजिबल फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए ये ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का यूज्ड नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क के बारे में। इट एनकम्पासेस पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, एनग्रेविंग एंड फोटोग्राफ्स ऑफ वर्क विथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज। इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? पेंटिंग्स होंगी, स्कल्पचर्स होंगे, ड्राइंग होंगी, एनग्रेविंग्स होंगी, फोटोग्राफ ऑफ वर्क जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी की होंगी, जो भी फोटोग्राफ आर्टिस्टिक क्वालिटीज की होंगी वो सारे आर्टिस्टिक वर्क में इंक्लूड होंगे। इट इंक्लूड्स आर्किटेक्चर एज वेल एज द आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप ऑफ वर्क। इसमें क्या आर्किटेक्चर भी इंक्लूड होगा और आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप के वर्क को भी आर्टिस्टिक वर्क में इंक्लूड किया गया है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स। Cinematography films include visual recording along with accompanying sound recording। इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? विजुअल रिकॉर्डिंग होंगी, जैसे हम फिल्म शूट करते हैं वो सब सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स में आएंगी, और जो भी उसमें साउंड्स रिकॉर्ड होंगी वो सब भी सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स में कवर होंगी। इट इज कंस्ट्रक्टेड ब्रॉडली टू एनकम्पास एनी वर्क प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसेस एनालॉग टू सिनेमेटोग्राफी इंक्लूडिंग वीडियो फिल्म्स। इसका मतलब हुआ कि जो भी वर्क शूट किया गया है, ये एनालॉग किया गया है सिनेमेटोग्राफी फिल्म में या वीडियो फिल्म रिकॉर्ड की गई है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सिनेमेटोग्राफी फिल्म के क्लॉज को कॉपीराइट एक्ट में इंक्लूड किया गया है। साउंड रिकॉर्डिंग्स। कॉपीराइट एक्ट 1957 डिफाइंड साउंड रिकॉर्डिंग। It refers to recording of sound from which sound can be produced regardless the medium or method used for recording। इसमें क्या है, किसी भी तरीके के मीडियम से साउंड रिकॉर्ड की गई हो या मेथड से यूज की गई हो, वो सभी साउंड रिकॉर्डिंग में कवर होंगी। सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ओरिजिनल एंड बाय प्रोडक्ट वर्क्स। Section 13 defines original work in clause A and protects by product work in clause B and C। इसका मतलब ये हुआ कि जिन पर भी ओरिजिनल वर्क का कॉपीराइट मिलता है वो सब सेक्शन 13 के क्लॉज A में डिफाइंड है, और उनको बाय प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने की चीजें क्लॉज B और क्लॉज C में डिफाइन की गई हैं। कॉपीराइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 मीनिंग इट्स अ राइट क्रिएटेड अंडर दिस स्टैट्यूट। जो भी चीजें सेक्शन 13 में बताई गई हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टैट्यूट बनाया गया है। अब हम राइट्स के बारे में बात करते हैं। किसके? कॉपीराइट ओनर है बोथ इकोनॉमिक एंड मॉरल राइट। कॉपीराइट ओनर के दो तरह के राइट होते हैं, इकोनॉमिक और मॉरल। इकोनॉमिक राइट्स क्या है? दीज राइट्स अलाउड द ओनर
टू कंट्रोल हाउ देयर वर्क इज यूज्ड कॉमर्शियली। ओनर के पास कंट्रोल होता है कि वो अपने क्रिएशन को कॉमर्शियली यूज कैसे कर सकता है। इंक्लूड्स द राइट टू रिप्रोड्यूस, पब्लिश, ट्रांसलेट, अडेप्ट एंड कम्युनिकेट द वर्क टू द पब्लिक। वो अपने क्रिएशन को रिप्रोड्यूस कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है या पब्लिक में कम्युनिकेट भी कर सकता है। ये सारे होते हैं इकोनॉमिक राइट। अब मॉरल राइट्स क्या है? These rights protect the non-economic interest of the author। मॉरल राइट मतलब ये ऑथर के नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द राइट्स टू क्लेम ऑथरशिप एंड प्रिवेंट डिस्टॉर्शन और मल्टीलेशन ऑफ द वर्क। ओके, अब हम इन दोनों राइट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक राइट के बारे में जानते हैं। Economic rights, also known as exclusive rights, are granted to the copyright holder। ये इकोनॉमिक राइट को एक्सक्लूसिव राइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कॉपीराइट होल्डर को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हैव डिफरेंट इकोनॉमिक राइट्स अंडर द कॉपीराइट एक्ट। अलग अलग वर्क के अलग अलग इकोनॉमिक राइट्स दिए गए हैं कॉपीराइट एक्ट में। सबसे पहले हम ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल और ड्रामेटिक वर्क के बारे में जानते हैं। उसमें क्या इकोनॉमिक राइट दिए गए हैं? उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी कॉपीज बेच सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं पब्लिकली, उसकी सिनेमेटोग्राफी और साउंड रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, ट्रांसलेशन या अडेप्टेशन करवा सकते हैं, या राइट टू परफॉर्म अदर रिलेटेड, उससे दूसरी कोई एक्टिविटीज करवा सकते हैं। ये सारे राइट ओरिजिनल लिटरेरी, म्यूजिकल और ड्रामेटिक वर्क में दी गई है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं? राइट टू परफॉर्म द एक्शन मेंशन अबाउट। ये सारे एक्शन हम कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क में भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं और ऑफर फॉर सेल भी लगा सकते हैं। अब फॉर आर्टिस्टिक वर्क के क्या इकोनॉमिक राइट है? उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉपीज इशू कर सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी और साउंड रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, अडेप्टेशन करा सकते हैं, उससे कोई अदर रिलेटेड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स में उसको सेल कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं और ऑफर फॉर सेल के लिए लगा सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। फॉर साउंड रिकॉर्डिंग कम्युनिकेट हो सकती है, कॉपीज इशू हो सकती है, सेल, रेंट और ऑफर फॉर सेल भी हो सकती है। लगभग सभी में सेम इकोनॉमिक राइट है, कुछ एक आध पॉइंट का फर्क है, बाकी लगभग सभी में सेम राइट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉरल राइट्स के बारे में। बिसाइड्स इकोनॉमिक राइट, कॉपीराइट लॉ ऑल्सो प्रोटेक्ट मॉरल राइट्स। इकोनॉमिक राइट के अलावा ओनर के मॉरल राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। मॉरल राइट रिकॉग्नाइज द कनेक्शन बिटवीन द क्रिएटर एंड देयर वर्क। ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? एक ऑथर और उसके क्रिएशन के बीच के रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता है। टू टाइप्स ऑफ मॉरल राइट अंडर कॉपीराइट एक्ट। दो तरह के मॉरल राइट बताए गए हैं कॉपीराइट एक्ट में। राइट टू पैटर्निटी, द राइट टू क्लेम ऑथरशिप एंड प्रिवेंट अदर फ्रॉम क्लेमिंग ऑथरशिप ऑफ वर्क। क्या कहता है राइट टू पैटर्निटी? ऑथर अपनी ऑथरशिप को क्लेम कर सकता है, दूसरे को उसके वर्क पर ऑथरशिप क्लेम करने से रोक सकता है। राइट टू इंटेग्रिटी, द राइट टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, मॉडिफिकेशन, मल्टीलेशन और एनी एक्ट दैट हार्म्स द ऑनर ऑफ रेपुटेशन ऑफ द ऑथर। किस इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या राइट्स हैं? उसके वर्क के डिस्टॉर्शन को रोक सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन करने से रोक सकता है, या जिससे ऑथर के ऑनर को या रेपुटेशन को हार्म हो, उसके लिए मॉरल राइट्स काम आते हैं। These moral rights are supported by international agreement like Bahrain Convention 1886, which emphasize national treatment of author। इसमें ये किसके द्वारा सपोर्टेड है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट बहरेन कन्वेंशन के द्वारा भी इसे सपोर्ट किया गया है। किसको? मॉरल राइट को। अब हम बात करते हैं ऑथरशिप एंड ऑनरशिप की। Section 17 of the Copyright Act 1957 outlines the ownership of copyright।
सेक्शन 17 ऑफ कॉपीराइट में ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट को आउटलाइन किया गया है। जनरली द ऑथर और क्रिएटर इज द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट। फर्स्ट ओनर कौन होते हैं क्रिएशन के? या तो ऑथर या उसको क्रिएट करने वाले क्रिएटर। अब एक्सेप्शन जो उसमें इंक्लूड है वो क्या है? इन केस ऑफ क्रिएशन इज मेड बाय ऑथर अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर of any newspaper, magazine or any periodic, the said proprietor। क्या है? अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयमेंट के अंडर किसी चीज का क्रिएशन करता है, जैसे न्यूज़पेपर कंपनी में कोई व्यक्ति किसी चीज का क्रिएशन करता है या मैगजीन में किसी चीज को क्रिएट करता है या उसके एम्प्लॉयमेंट पीरियड के अंदर वो कोई चीज क्रिएट करता है, तो उस पर ओनरशिप किसकी होगी? एम्प्लॉय की ओनरशिप नहीं होगी, किसकी? एम्प्लॉयर की ओनरशिप होगी। इन द केस वेयर अ फोटोग्राफ इज टेकन, पेंटिंग और पोर्ट्रेट इज ड्रॉन, अ सिनेमेटोग्राफी इज मेड फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन ऑफ एनी पर्सन, सच पर्सन। क्या है? अगर किसी व्यक्ति की फोटो खींची जाती है या पेंटिंग या पोर्ट्रेट बनाई जाती है तो उस पर अधिकार किसका होगा? जिस भी व्यक्ति की फोटो खींची गई है या पेंटिंग या पोर्ट्रेट बनाई गई है उस पर उसका अधिकार होगा। इन केस ऑफ वर्क डन इन द कोर्स ऑफ ऑथरशिप एम्प्लॉयमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सच एम्प्लॉयर। अगर किसी ऑथर्स के एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी एम्प्लॉय ने चीज क्रिएट की गई है तो किसका ऑथरशिप होगी? एम्प्लॉयर की ऑथरशिप होगी। In case of address or speech delivered on behalf of another person in public, such person। अगर कोई व्यक्ति किसी के बिहाफ पर पब्लिक में एड्रेस कर रहा है या स्पीच दे रहा है तो उस पर ओनरशिप किसकी होगी? जिसके बिहाफ पर वो स्पीच या एड्रेस कर रहा है पब्लिक को। इन केस ऑफ गवर्नमेंट वर्क, द गवर्नमेंट, मतलब अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्पीच दे रहा है तो गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी। इन केस ऑफ वर्क डन अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, सच पब्लिक अंडरटेकिंग। मतलब अगर कोई व्यक्ति पब्लिक अंडरटेकिंग के बिहाफ पर स्पीच या एड्रेस करता है तो ओनरशिप किसकी होगी? पब्लिक अंडरटेकिंग की। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट्स के बारे में। Copyright owner can generate wealth through assignment and licensing of copyright। Copyright owner किससे wealth generate कर सकता है? या तो assignment से या उसके लाइसेंस को किसी और को देके। Assignment grant someone else all the rights related to copyright for a specific work। Assignment का मतलब क्या होता है कि ओनर दूसरे व्यक्ति को उसका क्रिएशन का राइट देकर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकता है। कंडीशन फॉर अ वैलिड असाइनमेंट एज पर सेक्शन 19। कुछ वैलिड असाइनमेंट के लिए कंडीशंस लगाई गई हैं जो कि सेक्शन 19 में डिफाइन है। मस्ट बी इन रिटर्न एंड साइंड। वो असाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए और साइंड होना चाहिए दोनों पार्टीज द्वारा। should be specific the right assigned and their duration or territorial extent। उसमें सारे इस राइट्स को स्पेसिफाई करना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए दिया गया है, किस टेरिटोरियल एक्सटेंट तक उस क्रिएशन को यूज किया जाएगा, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। शुड बी स्पेसिफिक द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी को भी स्पेसिफाई करना होगा। If the agreement does not specify duration, it considered 5 years, and if it doesn't specify territorial extent, it applies to all of India। अगर ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं की गई है तो ये माना जाएगा कि 5 साल तक वो व्यक्ति यूज कर सकता है ओनर के क्रिएशन को, और अगर टेरिटोरियल एक्सटेंट भी डिफाइन नहीं किया गया है, लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है वो ऑल ओवर इंडिया यूज कर सकता है। डिस्प्यूट रिलेटेड टू असाइनमेंट। अगर डिस्प्यूट हो जाता है असाइनमेंट से रिलेटेड तो कहां जाएंगे?
Appellate boards can revoke assignment if the assignee fails to exercise assigned rights due to the assigner act or omission. Appellate board रिवोक कर सकता है असाइनमेंट को अगर असाइनी फेल हो जाता है जो भी असाइंड राइट्स है उनको एक्सरसाइज करने में. ओके. ऑपरेशन ऑफ लॉ इन असाइनमेंट. इफ समवन इज bequeathed an unpublished work, they are treated as the owner unless proved otherwise. इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि जो वर्क पब्लिश नहीं हुआ है, कि कोई व्यक्ति आके कहे कि ये वर्क मेरा है, तब तक ये मान लिया जाएगा कि ये वर्क उसका है, जब तक कि वो अदरवाइज प्रूव ना हो जाए. तो ये सारी कंडीशंस है एक वैलिड असाइनमेंट के लिए, जो कि सेक्शन 19 में डिफाइंड है. अब हम कुछ लैंडमार्क केस लॉज के बारे में जानते हैं. सबसे पहला केस है आर.जी. आनंद वर्सेस मैसर्स डीलक्स फिल्म एंड अदर्स 1978. इस केस के फैक्ट्स क्या है? अपीलिएंट इज अ प्ले राइट एंड आर्किटेक्ट. ये अपीलिएंट जो है एक प्ले राइट है और आर्किटेक्ट है. अपीलिएंट रोट अ प्ले टाइटल हम हिंदुस्तानी इन 1953. अपीलिएंट ने एक प्ले लिखा था, उसका नाम था हम हिंदुस्तानी 1953 में. वो प्ले परफॉर्म किया गया था सबसे पहले न्यू दिल्ली में 1954 में, फिर कलकत्ता में प्ले हुआ 1954, 1955 और 1956 में. फिर अपीलिएंट वांटेड टू अडेप्ट प्ले इनटू अ मूवी. अपीलिएंट को क्या लगा कि अब इस प्ले को मूवी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए. फिर वो रेस्पोंडेंट से मिला जो कि एक फिल्म प्रोडक्शन फर्म है, बट उनके बीच में बातचीत हुई लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं हुआ कि एक फिल्म बनाई जाएगी उस पर. फिर रेस्पोंडेंट ने एक फिल्म प्रोड्यूस कर दी न्यू दिल्ली इन 1956. रेस्पोंडेंट ने फिल्म बनाई, क्या नाम था उसका? न्यू दिल्ली 1956 में. अपीलिएंट क्लेम्ड प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट वायलेशन. तो अपीलिएंट ने, रेस्पोंडेंट ने जो फिल्म बनाई न्यू दिल्ली, उस पर प्लेगरिज्म और कॉपीराइट का वायलेशन क्लेम कर दिया. तो अब इसका इशू क्या हुआ? डिड द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी न्यू दिल्ली इन्फ्रिंजेस द कॉपीराइट ऑफ द प्ले हम हिंदुस्तानी. क्या बात है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी न्यू दिल्ली ने हम हिंदुस्तानी के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज किया है, ये इशू था. जजमेंट क्या आया? द कोर्ट फाउंड दैट व्हाइल बोथ द प्ले एंड मूवी शेयर्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रोविंशनलिज्म, दे वर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन देयर डिपिक्शन. कोर्ट ने क्या माना कि प्ले और मूवी दोनों का कंसेप्ट प्रोविंशनलिज्म पर बेस्ड है, लेकिन दोनों का डिपिक्शन अलग अलग है. द कोर्ट रूल दैट कॉपीराइट डोंट प्रोटेक्ट आइडियाज और कंसेप्ट. क्या है? कॉपीराइट आइडिया और कंसेप्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती है. डिफरेंस बिटवीन द प्ले एंड द मूवी वाज सब्सटेंशियल इनफ दैट कुडंट बी कंसिडर्ड डुप्लीकेट. उनके मूवी और प्ले के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस थे जिन पर यह माना जा सकता है कि वो मूवी प्ले की डुप्लीकेट नहीं है. द कोर्ट अपहेल्ड द रेस्पोंडेंट पोजीशन रूलिंग इन देयर फेवर. तो जजमेंट क्या आया? रेस्पोंडेंट की पोजीशन को अपहेल्ड रखा कोर्ट ने और उनके फेवर में रूलिंग की. नेक्स्ट केस है टिप्स इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस विंक लिमिटेड एंड अनदर 2019 का केस है. इसके फैक्ट्स क्या है? टिप्स इंडस्ट्री लिमिटेड प्लेंटिफ है जो ओन्स अ म्यूजिक आर्काइव विथ कॉपीराइट. टिप्स इंडस्ट्री अपने म्यूजिक आर्काइव के कॉपीराइट को ओन करती है. इन 2016 इट अलाउड विंक म्यूजिक लिमिटेड, जो कि डिफेंडेंट है, एक्सेस टू दिस आर्काइव. 2016 में विंक म्यूजिक लिमिटेड को टिप्स इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने आर्काइव का एक्सेस दिया. लाइसेंसिंग टर्म वर नॉट रीनेगोशिएटेड अपॉन एक्सपायरेशन. एक बार एक्सपायरेशन हो गया तो टर्म्स वापस नेगोशिएट नहीं हुई. किन के बीच में? टिप्स इंडस्ट्रीज और विंक लिमिटेड के बीच में. विंक्स इन्वोक्ड सेक्शन 31D ऑफ द कॉपीराइट एक्ट. विंग ने सेक्शन 31D को इन्वोक कर दिया, जो कि कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 31D है, उसको इन्वोक कर दिया विंक ने. टिप्स शूड विंक फॉर वायलेशन ऑफ इट्स साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज E.
तो टिप्स ने विंग को वायलेशन के लिए शू कर दिया सेक्शन 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंडर। अब इशू क्या है, वेदर द कॉपीराइट एक्ट हैज अ लेजिस्लेटिव लाइसेंसिंग स्कीम फॉर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पास लेजिस्लेटिव लाइसेंसिंग स्कीम है क्या, कॉपीराइट के अंदर बताई गई है। तो जजमेंट क्या आया, द बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ टिप्स। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्स के फेवर में रूल किया। क्या कहा, विंग वायलेटेड कॉपीराइट बाय मेकिंग द वर्क अवेलेबल फॉर ऑनलाइन डाउनलोड्स एंड सब्सक्रिप्शन। क्या विंग ने कॉपीराइट का वायलेशन किया है कि उनके वर्क को, टिप्स इंडस्ट्री के वर्क को ऑफलाइन डाउनलोड करने की परमिशन दे दी और सब्सक्रिप्शन दे दिए। दे ऑल्सो मेड द प्लेंटिफ वर्क अवेलेबल वाया देयर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। आपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से प्लेंटिफ के वर्क को अवेलेबल करवा दिया। टिप्स ग्रांटेड एन इंटरिम इंजंक्शन ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग केस एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल डैमेजेस। तो टिप्स को इंटरिम इंजंक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बना और फाइनेंशियल डैमेजेस भी मिले। तो ये था केस। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।